हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैथ के साथ साथ अब आपको पॉलिटी के भी लेक्चर मिलने चालू हो गए हैं और बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जा रहे हैं। खैर, अभी जितने लोग भी देख रहे हैं मैं उन्हें कह रहा हूं कि पसंद किए जा रहे हैं। भाई, अब जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तभी पता लगेगा कि कितना पसंद आ रहा है, और ये तभी होगा जब आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए हम बच्चों आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति में भी हम लोग बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियां हमने बताई थी कि राष्ट्रपति की 7 प्रकार की शक्तियां होती हैं, और उन 7 प्रकार की शक्तियों में हमने ये भी बताया था कि राष्ट्रपति किनको नियुक्त कर सकता है और किनको हटा सकता है। फिर उसमें हमने बारी बारी से बात किया था कि सीएम की नियुक्ति कौन करता है, तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। केंद्र सरकार के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है, तो हमने बताया था कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और यह किसकी सलाह पर की जाती है, तो सीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति और हटाया जाता है। फिर इसके बाद हमने बताया था कि यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर हो गए, मतलब मुख्य सदस्य यानी कि अध्यक्ष और उसके सदस्य, और आपको जितने भी कमीशन होते हैं, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, एससी कमीशन, ये जितने होते हैं, फाइनेंस कमीशन, ये सभी के सभी सदस्यों का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के सलाह पर। खैर, यूपीएससी, जैसे अगर हम पूछे कि यूपीएससी के अध्यक्ष का नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर की जाती है। ठीक है ना। एसटी का भी उसी तरह से हो गया, एससी का भी उसी तरह से हो गया। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद मैंने यहीं पर डायरेक्ट आपको साथ में ये भी बता दिया था कि गवर्नर के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, तो गवर्नर को भी मैंने बता दिया था। फिर इसके बाद हमने बताया था कि इसके बाद हम किसकी बात कर रहे थे, हमने बताया था कि कौन कौन से संस्थाओं के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है। तो उसमें हमने बात किया था, ये बात हो गई थी। फिर हमने ये भी बात की थी कि राज्यपाल किन किन संस्थाओं का गठन करता है, ये सारे पिछले वीडियो में डिस्कशन हो चुका था। और हम जो पिछले लेक्चर में पढ़े हुए थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति द्वारा सदनों में जो मनोनीत सदस्य किए जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा और राज्यपाल द्वारा जो सदनों में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वह किस किस अनुच्छेद के तहत और कितने किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने केंद्र में बात की थी, यानी सेंट्रल में बात की थी। तो हमने आपको बताया था कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं, नॉमिनेशन यानी कि मनोनीत किया जाता है, 2 एंग्लो इंडियन। अब बात आती है कि एंग्लो इंडियन होते कौन हैं, तो एंग्लो इंडियन वो होते हैं बच्चे जो यूरोपियन कंट्री के हैं। मान लीजिए कोई यूरोपियन कंट्री का है आदमी, यानी मेल, यदि कोई यूरोपियन कंट्री का मेल है वो आकर यहाँ की महिला से शादी कर लेता है। किससे शादी कर लेता है, महिला से शादी कर लेता है, तो वह आदमी अगर यहाँ की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह एंग्लो इंडियन कहलाएगा। ठीक है ना। अगर यहीं पर बात करें, अगर कोई मेल आके फीमेल आके शादी कर लेती, जैसे हम बात कर लें कि सोनिया गांधी जी जैसे कहें कि आके बाहर से इटली से आके यहाँ अगर शादी की हैं, तो हम इनको एंग्लो इंडियन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये फीमेल हैं, इन्होंने यहाँ के नागरिक से शादी की है, तो ऑलरेडी ये भारतीय नागरिक कहलाएंगे। ठीक है ना। ये एंग्लो इंडियन के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो एंग्लो इंडियन अंतर्गत कौन आएगा, जो यूरोपियन कंट्री के मेल है, अगर वो यहाँ से शादी कर लेते हैं किसी से, अगर किसी से शादी कर लेते हैं, नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो वो लोग एंग्लो इंडियन के अंतर्गत आएंगे। अगर कोई फीमेल आके शादी कर लेती है तो वो एंग्लो इंडियन के अंतर्गत नहीं आएंगे। अच्छा,
तो कितने एंग्लो इंडियन का करते हैं? तो भाई करते हैं कितने का? 2 एंग्लो इंडियन का लोकसभा में मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो मैंने इसमें यह भी बात की थी कि किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो बच्चों आपको जैसे याद होगा कि मैंने बताया था कि यह 331 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है ना। और ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो मैंने ये भी बताया था कि ये अनुच्छेद 80 के तहत होता है, ठीक है। इतनी सारी बात हो गई थी। और इसमें ये बताया था कि ये जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं ये किस फील्ड से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो समाज सेवी होते हैं, आर्ट से हो गया, साइंस से हो गया, लिटरेचर से हो गया, तो इन क्षेत्रों से जो लोग आते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। अब यहीं पर हमने कंपैरिजन कर लिया था राष्ट्रपति से, तो राज्यपाल से। तो राज्यपाल में मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि राज्यपाल भी जिस तरह से सेंट्रल में राष्ट्रपति करता है उसी तरह से राज्यपाल भी विधानसभा और विधान परिषद में करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हम बात करें कि विधानसभा में राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो भाई यहाँ पर मैंने बताया था कि विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन राज्यपाल मनोनीत कर सकता है यदि वहाँ पर एंग्लो इंडियन निवास करते हैं, तो अगर जरूरत है तो इसके बाद बात की थी कि किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये 333 यानी कि 333 यानी 333 अनुच्छेद के तहत विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति अनुच्छेद 333 के तहत की जाती है। आई एम करेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद मैंने बताया था विधान परिषद। अब विधान परिषद में मैंने देखिए बताया था कि जितनी भी विधान परिषद की सीटें होती हैं उसका 1/6 सदस्यों का जो नॉमिनेशन होता है यानी कि मनोनयन होता है, मनोनीत किए जाते हैं, वो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का किया जाता है। जैसे हम बात करें अगर यूपी की विधान परिषद में, तो आपको पता होगा कि यूपी की विधान परिषद की सीटें जो जैसे मान लीजिए 100 हैं, कितनी हैं? 100 हैं। तो इसमें कितने सदस्य आएंगे, कितने राज्यपाल मनोनीत करेगा? तो इसका 1/6 निकाल लेंगे। तो 1/6 निकालेंगे तो लगभग मान के चलिए कि 17 के आसपास 17 या 18 के आसपास सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। किसके द्वारा? गवर्नर द्वारा, ठीक है ना। और ये किस अनुच्छेद के तहत आएगा? तो मैंने आपको बताया था कि यह जो कार्य किया जाता है गवर्नर द्वारा वह अनुच्छेद 171 के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामों में पूछी जाती हैं, तो ये बातें मैंने आपको बताया था। हाँ, अगर हम यहीं पर बात कर लें कि जो राज्यपाल नॉमिनेट करता है यानी कि मनोनीत करता है सदस्यों को, तो ये किस किस क्षेत्र से होते हैं? तो मैंने बताया था कि जो समाज सेवी होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए। फिर इसके बाद क्या बताया था कि जैसे साइंस से हो गए, फिर और क्या बताया था? आर्ट से हो गए, और किससे बताया था? लिटरेचर यानी कि साहित्य से हो गए, और किससे बताया था? एक बताया था कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता क्षेत्र से, ठीक है ना। तो इतने 5 क्षेत्र से मैंने यहाँ पर बताया था। तो इतना बात होने के बाद आज जो हम आगे बढ़ने वाले हैं वो बढ़ने वाले हैं कि संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट, यानी कि ये जो संस्थाएं लिखी गई हैं ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको जो है प्रस्तुत करती हैं, किसको जो है देती हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो पिछला थोड़ा सा आपको रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं आज हम लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं कि संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट। जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम सेंट्रल में बात करेंगे, केंद्रीय संस्थाओं की बात करेंगे। केंद्रीय संस्थाएं जो होती हैं वह अपनी रिपोर्ट किसको देती हैं? तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें पढ़ लेना होगा। क्या पढ़ लेना होगा? जैसे मैं बात करूं कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग हो गया, यह अपनी रिपोर्ट किसको देता है बच्चे? बहुत
बिल्कुल सटीक, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, यानी कि किसको देता है, तो संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है। अब ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट लोकसभा या राज्यसभा को देता है, ऐसा नहीं है बच्चे। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अब राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति इसे लोकसभा और राज्यसभा में रखवाता है। कहां रखवाता है, लोकसभा और राज्यसभा में रखवाता है। ठीक है, अब इस तरह से बात करें कि फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को सबमिट करता है रिपोर्ट। अब राष्ट्रपति इसको लोकसभा और राज्यसभा में रखवाता है। इसी तरह से हम बात करेंगे अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग का मतलब हुआ शेड्यूल कास्ट कमीशन। तो यहां पर अनुसूचित जाति आयोग ये भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति जो लोकसभा और राज्यसभा में रखवाता है। इसी तरह से हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एसटी कमीशन। ये भी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में रखवाता है। बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आशा करते हैं समझ में आ रही होगी। अब इस तरह से हम बात करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी। अगर बात करें, इसको इंग्लिश में ओबीसी कहेंगे, अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन, यानी कि ओबीसी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, तो भाई ये सबमिट करता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति जो लोकसभा राज्यसभा में रखवाता है। इसी तरह से हम बात करेंगे लैंग्वेज कमीशन यानी कि भाषा आयोग। भाषा आयोग भी अपनी जो रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को सबमिट करता है और राष्ट्रपति इसे लोकसभा और राज्यसभा में रखवाता है। इसी तरह से हम बात करेंगे अल्पसंख्यक आयोग। क्या दिख रही है, दिख रहा है ना? अल्पसंख्यक आयोग यानी कि माइनॉरिटी कमीशन। माइनॉरिटी कमीशन भी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करता है राष्ट्रपति को सबमिट करता है और राष्ट्रपति इसे लोकसभा और राज्यसभा में रखवाता है। ठीक है ना? तो इतनी बात आपको नोट करनी है बच्चे। तो ये आप शॉर्ट स्किल ले लीजिए, चाहे वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, आपकी जैसी इच्छा। अब इसको अगर आप लोग नोट कर चुके हों तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि राज्यपाल कौन कौन सी संस्थाओं का गठन करता है। चल अब देखो भाई, अब हमने बात कर ली है राष्ट्रपति की, केंद्र में बात कर ली है। अब थोड़ा से आप चले आइए राज्यपाल की बात करते हैं कि भाई राज्यपाल क्या क्या करता है, किन किन संस्थाओं का गठन करता है। देखो चेंज कर रहे हैं। चल अब देखो, जैसे आपने राष्ट्रपति को पढ़ा है कि राष्ट्रपति को कौन कौन से आयोग हैं जो अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसी तरह से अब यहां पर मैंने चेंज कर दिया है कि राज्य संस्थाएं अपनी रिपोर्ट जो है किसको देती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। इसके बाद करेंगे फाइनेंस कमीशन। अब देखो हम राज्य में बात कर रहे हैं तो आप स्टेट अपने आप लगा लीजिएगा, तो यहाँ यह हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। यहाँ पर आप अपने से इतना संशोधन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम राज्य की बात कर रहे हैं तो बच्चे राज्य में ही इनको देखा, यानी कि राज्य वित्त आयोग। मैं हिंदी में चेंज कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा। अब इसको आप लोगों को काम है आधा चेंज। जैसे हम बात करेंगे कि राज्य वित्त आयोग, ये सभी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं बच्चे, तो ये सभी की सभी अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नर को सबमिट करते हैं। किसको करते हैं, गवर्नर। ये सभी अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नर को सबमिट करते हैं। ठीक,
यानी कि गवर्नर को रिपोर्ट देते हैं। इसी तरह से राज्य अनुसूचित जाति आयोग, ये भी वही काम करेगा, गवर्नर को देगा। और अनुसूचित जनजाति आयोग गवर्नर को देगा रिपोर्ट अपनी। इसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग, इसी तरह से भाषा आयोग, इसी तरह से अल्पसंख्यक आयोग, ये सभी की सभी संस्थाएं जो हैं अपनी रिपोर्ट किसको देती हैं? गवर्नर को देती हैं। बच्चे इनमें आप राज्य लगा लेना, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य भाषा आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, ये सभी की सभी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? गवर्नर को करते हैं। और गवर्नर क्या करता है? गवर्नर इसको विधानसभा और विधान परिषद में, विधानसभा और क्या? विधान परिषद, विधान परिषद में रखवाता है। क्या करता है? सभी की सभी रिपोर्ट गवर्नर जो है विधानसभा और विधान परिषद में रखवाता है। ठीक है ना? तो चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जिस तरह से राष्ट्रपति का था उसी तरह से ये भी था, इसको ज़्यादा समझने में आपको समस्या नहीं होगी। अब आप इतना नोट कर लीजिए बच्चे, तो हम लोग आगे बढ़ें। अब ये मत पूछेगा कि ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ये किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना? चल इस नोट करें तुरंत फटाफट। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चे। पिछली सारी बात की हैं, तो उसमें जो है आपको दूसरे नंबर पर जो मैं लिखाने वाला था, आपको अगर याद हो तो मनोनीत सदस्यों के बाद मैं आपको कराने वाला था क्या, जो इसमें लिखाया था कि सत्र की बात, यानी कि सदनों में मनोनीत सदस्य की बात कर ली हमने, संस्थाओं के रिपोर्ट की बात कर ली। अब तीसरे नंबर पर जो था वो था सेशन, यानी कि सत्र की बात करेंगे। सत्र होता क्या है सत्र, क्या कैसे होता है। तो हम सेशन की बात करेंगे, जिसको हिंदी में सत्र कहा जाता है। सत्र का मतलब ऐसे आप समझिए कि जैसे मान लीजिए मेरी क्लास में 50 लड़कियों का एडमिशन है। कितना है? 50 लड़कों का एडमिशन है। तो मैं एक कंडीशन रखता हूँ। क्या कंडीशन? ये रखता हूँ कि मेरी क्लास तभी चलेगी जब कम से कम 1/10 छात्र आएंगे। एडमिशन कितने लोगों का है? 50 लोगों का। मैंने कहा कि मेरी क्लास का गणपूर्ति यानी कि कोरम, मेरे क्लास का गणपूर्ति यानी कि कोरम कितना होना चाहिए? मैंने कहा कि 1/10 होना चाहिए। उसी शर्त पर ये क्लास चलेगी, यानी कम से कम 5 सदस्य होनी चाहिए अगर हम 50 छात्र मानते हैं। तो इसी तरह से लोकसभा भी चलने के लिए कंडीशन होती है बच्चे। लोकसभा चलने के लिए कंडीशन होती है। अब वो कंडीशन ये है कि कितने सदस्य होने चाहिए सत्र चलने के लिए? तो 1/10 सदस्य होने चाहिए। ऊपर दिख रहा है ना? दिख रहा है ऊपर? कितने होने चाहिए? 1/10 सदस्य। तो आप इसको क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का गणपूर्ति कितना है। डायरेक्टली ये नहीं पूछता है कि सेशन चलने के लिए कितना संख्या होना चाहिए, ये कभी नहीं पूछता है। वो सीधा सीधा क्वेश्चन जब पूछता है संविधान से, तो पूछता है कि लोकसभा का गणपूर्ति या कोरम बताइए। तो लोकसभा का
गणपूर्ति। तो बच्चे याद रखना, गणपूर्ति आबली किसी को कर लीजिए कोरम। तो लोकसभा का गणपूर्ति या कोरम कितना होता है? 1/10 होता है। तो हमको याद रहेगा अब कि कभी भी सेशन के लिए पूछा जाए कि गणपूर्ति कितना होता है लोकसभा का, तो लोकसभा का गणपूर्ति होता है 1/10। अब देखिए सत्र। अब सत्र में हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। 3 तरह की चीजें होती हैं। अब वो 3 चीजें क्या होती हैं सत्र के अंतर्गत? तो 3 चीजें होती हैं। तो पहला तो होता है सत्र, कि सत्र क्या क्या कंडीशन दी गई हैं, क्या क्या इसमें होता है सत्र। फिर इसके बाद इसमें संबोधन की बात की गई है, यानी एड्रेस की बात की गई है। फिर इसके बाद बात की गई है इसमें विशेष संबोधन, यानी कि स्पेशल एड्रेस। इसमें स्पेशल एड्रेस की बात की गई है। अब देखो बच्चे, अब इनका अलग अलग अनुच्छेद दिया गया है। तो पहला नंबर जैसे मैंने लिख दिया है कि पहला नंबर, यानी कि अगर हम केवल सेशन की बात करें तो सेशन का जो वर्णन है अपने संविधान में, यानी कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 85 में वर्णन किया गया है। अगर हम यहीं पर संबोधन की बात करते हैं तो संबोधन की अगर आप बात करते हैं तो ये आपके आर्टिकल 86 में बताया गया है एड्रेस के बारे में। इसी तरह से आपको अगर विशेष संबोधन यानी कि स्पेशल एड्रेस की बात करेंगे तो ये आपके आर्टिकल 87 में बात कही गई है या लिखी गई है। अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे। अच्छा देखो, मैंने इसका फार्मूला लिख दिया है, इसमें याद रखना सासा सत्र के अंतर्गत सासा याद रखना। तो सासा का मतलब पहला हो गया सेशन, दूसरा हो गया एड्रेस और तीसरा हो गया स्पेशल एड्रेस। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में सत्र की बात की गई है। ठीक है ना। अब सत्र में इसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं? तो पहली बात तो इसमें सत्र की बात की गई है। क्या सत्र की बात की गई है? कि सत्र भाई 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? सेशन 3 प्रकार के होंगे। और वो 3 प्रकार क्या होंगे? सबसे पहला होगा समर सेशन। क्या होगा? समर सेशन। और समर सेशन को बजट सेशन भी कहते हैं, याद रखना। अब आप लोग लिख लेना इसको, जो है सबसे पहला सेशन क्या होता है। तो अच्छा, इनका क्रम भी याद रखना, कौन किसके बाद आता है। तो सबसे पहले जो सेशन आता है वो आता है समर सेशन। और समर सेशन कितने महीने तक रहता है, चलता है? तो ये 2 से 2.5 महीने तक चलता है। कितने महीने तक चलता है आपसे पूछा जाएगा? तो 2 से 2.5 महीने तक। ये किस मंथ में लाया जा सकता है? तो ये फरवरी से मार्च के मंथ में चलता है। कब चलता है? फरवरी से मार्च के मध्य चलता है। अब इसी तरह से समर के बाद बात आती है मानसून सेशन की। इसके बाद देखो, सबसे पहले कौन आता है? समर आता है। फिर इसके बाद क्या आता है? मानसून सत्र आता है। अब मानसून सत्र की बात जो कही गई है कि भाई ये 20 से 30 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 20 से 30 दिन तक चलता है, जो जुलाई ऑब्लिक अगस्त में होता है। कब लाया जाता है? ये जुलाई या अगस्त में। इसी तरह से अगर हम बात करें कि मानसून के बाद कौन सा सत्र आता है, तो वो बच्चे आता है विंटर सेशन। और विंटर सेशन आपका 15 से 25 दिन चलता है, जो नवंबर या दिसंबर में आता है। कब आता है? नवंबर या दिसंबर में आता है। तो पहली बात आपने देखा कि हमने सेशन की बात की। सेशन किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 85 में आता है। फिर सेशन में पहला पॉइंट हमने बात की कि सेशन में सत्र की बात की गई है, यानी सत्र में सत्र की बात की गई है। और सत्र बताया गया है कि 3 प्रकार के होते हैं, जो अपने संविधान में लिखा है कि सबसे पहले जो आता है वो समर सेशन आता है। ये चलता है 2 से 2.5 मंथ तक और फरवरी और मार्च में आता है। फरवरी और मार्च के बीच चलता है। इसके बाद आता है समर के बाद मानसून सत्र आता है, और मानसून 20 से 30 दिन तक चलता है, जो जुलाई और अगस्त में आता है। जुलाई ऑब्लिक अगस्त के मध्य चलता है। इसी तरह से सबसे लास्ट में बात की गई है विंटर सेशन की बात की गई है। तो विंटर सेशन आपका 15 से 25 दिन चलता है, जो नवंबर या दिसंबर में लाया जाता है। अब इसी तरह से अब देखो, हमारा दूसरा पॉइंट जो है, ये पहला पॉइंट आपको मैंने डिटेल में बता दी। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं। अब दूसरा पॉइंट बात करेंगे तो इसमें एक बात की गई है सत्रावसान। सत्रावसान को इंग्लिश में कहते हैं प्रोरोगेशन। देखो, सत्रावसान
इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा। 17 अवसान का मतलब ये होता है, इसमें ये बताया गया है कि भाई 17 अवसान कम से कम, देखो 17 अवसान की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? 17 अवसान की। इसमें बताया गया है कि वर्ष में कम से कम 2 बार सेशन यानी कि सत्र आहूत होना चाहिए। पहली बात तो ये 17 अवसान में प्रोरोगेशन में क्या बताया गया है कि सबसे पहली बात कि वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र आहूत किया जाना चाहिए। और ये सत्र आहूत कौन करता है? तो ये सत्र आहूत करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सत्र को आहूत करता है और खत्म करता है। अब देखो इसी में बताया गया है क्या कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये पूछा जाता है कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतर हो सकता है? तो 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। साथ में लिखिएगा कितने का? 6 माह का अंतर हो सकता है। ये बात हो गई। अब यहां पर अगर कोई बच्चा हमसे ये भी पूछ सकता है कि सर जी ये बताइए, आपने ये तो बता दिया कि वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र होना चाहिए, लेकिन बताइए कि वर्ष में अधिकतम कितनी बार हो सकता है? तो भाई याद रखना कि कम से कम तो 2 बार होना चाहिए, लेकिन अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। कितनी भी बार जो है सत्र आहूत किया जा सकता है। क्या है कि वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र आहूत किया जाता है, लेकिन अधिकतम कितनी बार भी किया जा सकता है। इतनी बात हो गई। और यह सत्र कौन आहूत करता है? तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति आहूत करता है। और इसमें जो मेन पॉइंट मैंने बताया कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का जो है अंतर हो सकता है, तो 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। ऐसी बात लिखी गई है। तो भाई ये देखो इसमें जो एग्जाम में ज्यादातर मैंने अगर क्वेश्चन देखे हैं तो ये वाले पॉइंट में ये वाली चीज ज्यादा पूछता है। कितनी बार? ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट क्या पूछता है कि अधिकतम कितनी बार? तो अधिकतम तो नहीं पूछेगा, लेकिन न्यूनतम जरूर पूछ लेगा कि न्यूनतम कितनी बार सत्र बुलाया जा सकता है? तो 2 बार। कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतर हो सकता है? तो 6 माह का। अब देखो ये भाई हमने किस में बात की थी? 17 अवसान में बात की थी। क्या बात की थी? 17 अवसान। 17 अवसान का मतलब होता है सत्र आहूत करना। क्या होता है? सत्र आहूत करना। आप ये भी लिखना कि ये सत्र आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। खत्म कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो 3 पॉइंट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। चलो अब इसको आपने अगर लिख लिया हो तो इसके बाद हम बात करेंगे डिजॉल्व की बात करेंगे, यानी कि विघटन की बात करेंगे। तो विघटन की बात यानी कि आप अगर हम विघटन, देखो विघटन केवल लोकसभा का होता है, राज्यसभा से इसका लेना देना नहीं होता। राज्यसभा विघटित नहीं होता है। अब देखो अगर हम डिजॉल्व की बात करेंगे यानी विघटन की बात करें तो राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर। राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर लोकसभा को विघटित कर सकता है। पीएम की सलाह पर विघटित कर सकता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो यहां तक पहला वाला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। पहला वाला पॉइंट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इतनी बात हो गई। अब देखो
इतना नोट करिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या वीडियो को रोक कर इसको लिख लीजिए यहीं पर। अब देखो मैं इसी के साथ में राज्यपाल का भी आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अलग अलग बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो अगर हम यहां पर राज्य में बात करें तो राज्य में भी सेम टू सेम होता है। राज्य में भी गणपूर्ति कितना होता है, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10, यानी कि विधानसभा। अच्छा इसमें यह भी बात याद रखना कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए होता है। किसके लिए, गणपूर्ति जो होती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए होती है। अब अगर हम राज्य में बात करेंगे तो मेरी बात को गौर से सुनना, अगर हम राज्य में बात करेंगे तो यहां पर लिखना होगा क्या, यहां पर चेंज करना होगा कि विधानसभा या विधान परिषद का गणपूर्ति कितना होगा, 1/10 होगा। यानी कि विधानसभा या विधान परिषद का कोरम कितना होगा, तो 1/10 होगा। लिखिएगा बात को, ये हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। कितना होगा, 1/10 होगा। अब देखो हम राज्य में आ गए हैं, राज्य की बात कर रहे हैं। अब देखो जब भी राज्य की हम बात करेंगे तो आप एक चीज याद रखना कि 90% ऐसे हैं सेंट्रल के आर्टिकल्स कि आप अगर उनमें 89 ऐड कर देंगे तो वो स्टेट के आर्टिकल में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा 70% आर्टिकल्स के साथ होता है। तो अब यहां पर हम इसको राज्य में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा करिए आप इसमें 89 जोड़ दीजिए। तो जब आप इसमें 89 जोड़ेंगे तो 9 और 9 4 13, यानी कि ये हो जाएगा 173। कितना हो जाएगा, 173। कितना होगा बच्चे, 173। नहीं 174 होगा ना, 9 5 14। कितना हो जाएगा बच्चे, 174। अगर हमने इसमें 89 ऐड कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, राज्य में। यानी कि ये सारी की सारी चीजें अब आप राज्य में बात करने लगेंगे। जब भी आप ऐसा कर देंगे तो ये सारी की सारी चीजें वही हैं। क्या हैं कि सत्र की बात करेंगे तो सत्र में बात करेंगे तो विधानसभा में वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र आहूत होना चाहिए। और ये किसके द्वारा आहूत किया जाएगा, अब देखो राज्य में आ गए तो राज्य में राज्यपाल करता है। वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र आहूत करना चाहिए, होना चाहिए, ये होता है। यहाँ पर आहूत किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतर होना चाहिए, 6 माह। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है विधानसभा में, ठीक है ना। अब इसमें हम बात करेंगे। अच्छा ये सारी चीजें वही होंगी कि समर सेशन कब से कब तक चलता है, कौन से कौन महीने तक रहता है, ये मानसून सेशन कब से कितने दिन तक चलता है, कौन से महीने में आता है। इसी तरह से विंटर सेशन 15 से 25 दिन तक नवंबर या दिसंबर में आता है, ठीक है ना। इसके बाद सत्रावसान की बात हमने कर ही ली है। फिर इसके बाद बात करेंगे विघटन यानी कि डिजॉल्व, यानी कि सीएम की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, यहां पर लिख दें राज्यपाल केवल, राज्यपाल सीएम की सलाह पर, यहां पर वहां पर पीएम था, यहां पर सीएम हो गया। तो राज्यपाल सीएम की सलाह पर लोकसभा की जगह पर आप क्या कर देंगे, लोकसभा की जगह पर विधानसभा, क्या कर देंगे, विधानसभा को विघटित कर सकता है, ठीक है ना। ये सारा का सारा राज्य में परिवर्तित हो गया। देखो कितना आसान है। तो ये आपके माइंड में कैलकुलेशन चलना चाहिए कि जब आप सेंट्रल के आर्टिकल में 89 जोड़ते हैं तो वह राज्य में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आ गया 174 में। तो अगर सेंट्रल में बात करेंगे कि सत्र की बात कितने अनुच्छेद में की गई है, तो वो आपकी की गई है 85 में। अगर आप इसी को बात करेंगे कि राज्य में किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो 174 में। सत्र की बात की गई है, सत्र में आपको 3 प्रकार के सत्र लाए होते हैं, इसमें आपको ये पूरा दर्शाया है मैंने। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इसमें सत्रावसान की बात की गई है। सत्रावसान में 2-3 पॉइंट जो है खास हैं कुछ। पहला क्या है कि
न्यूनतम कितने सत्र होने चाहिए वर्ष में, तो वर्ष में कम से कम 2 बार होने चाहिए और 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात की गई है कि इसको कौन आहूत करता है सत्र को, तो राज्यपाल आहूत करता है और ख़त्म करता है। तो इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा, नोट करिए। चलो देखो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। इसमें आर्टिकल 86 की बात कर लेते हैं, संबोधन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग, संबोधन की बात करेंगे। तो इसमें जो है क्या बताया गया है कि सदनों को संदेश भेजना, सदनों को संबोधित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। इसमें केवल इतना दिया गया है, केवल इतना लिख लीजिएगा कि इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह सदनों को संदेश भेज सकता है, कोई भी सूचना पहुंचा सकता है। ठीक है ना, तो ये बात इसमें दी गई है। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति संबोधित करना है, तो राष्ट्रपति को संबोधन करने की शक्ति तो दी गई है, लेकिन वो जो भाषण देता है, जो संबोधित करता है, उसके भाषण को तैयार कौन करता है, तो उसके भाषण को तैयार करता है कौन सरकार, केंद्र सरकार। कौन सी सरकार करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करती है उसके भाषण को, और उसी को वहां पर व्याख्यान राष्ट्रपति करता है। अगर देखो ये बात तो मैंने सेंट्रल की, देखो इसमें आसान सी बात है, मैंने क्या बताया कि इसमें राष्ट्रपति की शक्ति है। क्या, कौन सी शक्ति है, राष्ट्रपति की को शक्ति, क्या शक्ति है, क्या शक्ति है कि वह किसको संबोधित कर सकता है, लोकसभा को कोई भी सूचना, यानी कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी सूचना पहुंचा सकता है और संबोधन कर सकता है। ये इसमें बात की गई है। या जैसे मान लीजिए कोई लोक महत्व का मामला है, बिल है, वो सूचना सरकार के पास पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो जो राष्ट्रपति होता है वह इसी अनुच्छेद के तहत अपनी सूचना पहुंचाता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम, इसके बाद बात करेंगे विशेष संबोधन। विशेष संबोधन की बात करेंगे तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखिएगा कि विशेष संबोधन में राष्ट्रपति को क्या अधिकार दिया गया है कि जब कोई नई सरकार या सरकार का जब नया सत्र चालू होता है, क्या चालू होता है, या वर्ष का नया सत्र जब चालू होता है, तो सबसे पहले कौन संबोधित करता है, राष्ट्रपति संबोधित करता है। तो उस संबोधन में राष्ट्रपति क्या बोलता है, तो राष्ट्रपति सरकार के उपलब्धियों के बारे में और उसके विजन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 87 के तहत मैं जितना बोल रहा हूं इस भाषा को आपको लिखना भी है। मैंने क्या बताया कि आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति जब कोई नई सरकार गठित होती है या कोई नया सत्र, वर्ष का जब नया सत्र चालू होता है, तो सबसे पहले संबोधन कौन करता है, तो सबसे पहले संबोधन राष्ट्रपति करता है। वो जो संबोधन करता है उसके अभिभाषण को सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि राष्ट्रपति उसमें क्या बताता है, तो राष्ट्रपति उसमें क्या बताता है कि सरकार के उपलब्धियों के बारे में और उसके विजन के बारे में बताता है। तो ये बात इसमें कही गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, या इसमें इसी के तहत अनुच्छेद 87 के तहत लोक महत्व के बिल के मामले में कोई सूचना भेजना होता है तो राष्ट्रपति भेजता है। तो ये चीज आपको लिख लेना है। इतना लिखने के बाद इसी को राज्यपाल की भी शक्ति कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें कितना जोड़ देंगे, 89 जोड़ देंगे, और इसमें भी 89 जोड़ देंगे। तो जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो राज्यपाल में कन्वर्टित हो जाएंगी। तो 9 6 15 यानी कि ये हो जाएगा 175 और ये हो जाएगा 176। यानी अगर राज्य में बात करेंगे
राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत संबोधित करता है, तो वो आर्टिकल 175 के तहत, और विशेष संबोधन किसके तहत, तो आर्टिकल 176 के तहत। इतना आपको नोट कर लेना है। ये मैंने थोड़ा सा फास्ट करा लिया है, तो इसको आप लोग जो है थोड़ा सा जो मैंने बोला है उसको अपने शब्दों में लिखिएगा, ठीक है ना। तो आज इसमें इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बिल के बारे में बताऊंगा कि कितने प्रकार के बिल होते हैं, कैसे कैसे इनको लाया जाता है, कैसे बिल बनता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का ये आपका सत्र जो है खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब इसको आपको करना क्या है, रिवाइज करना है। तो बच्चे याद रखना कि आपको आज ये तीसरा वीडियो मिल रहा है, तो आपको पीछे की सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है, नमस्कार।